प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? तो आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसके रिजल्ट क्या होते हैं, उसका दशा में क्या परिणाम मिल सकता है, उसके कंजंक्शन क्या इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम राहु की नामावली को देखते हैं। कुछ नाम है राहु के, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। तो पहला है गिवर ऑफ हैप्पीनेस टू सिविका, यानी कि उसके माता को आनंद देने वाला। तो इससे यह समझा जाता है कि राहु जो प्लैनेट है वो खास तौर पर अपने लोगों को या अपने लोगों के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए या फिर जो वो जिसे चाहता है खास तौर पर उन लोगों के लिए किसी भी हद तक जाकर उनको आनंद दे सकता। चाहे कोई भी चीज हो, उसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वो कर सकता। तो राहु पहले तो बहुत डीप अटैच होता है किसी भी रिलेशन में के, और फिर उस डीप अटैचमेंट के कारण वो किसी को, उस व्यक्ति को हैप्पीनेस देने की भी अपार कोशिश करता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि आप समझिए कि 5th हाउस में राहु है, तो राहु इज डीप अटैचमेंट भी है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो अपने प्रेमी से या लव रिलेशन में बहुत डीपली अटैच होता है और अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने रिलेशन को पाने के लिए या उस व्यक्ति को आनंद देने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेम के पाने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तो इनका जो मेथड है राहु का हैप्पीनेस देने का, वो ठीक है, उस व्यक्ति के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन द वे कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी भी मार्ग से वो हैप्पीनेस दे सकता है। तो उसके लिए पाथवे डजंट मैटर। ये है। देन नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ डेमंस, यानी कि देखिए इससे ये पता चलता है कि राहु में लीडरशिप क्वालिटीज है। मिनिस्टर है यानी कि उसमें मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज है, लीडर है, और जो सही तरीके से जानता है कि कब कहा किस तरीके से निर्णय करना चाहिए और अपने ग्रुप को या फिर वो जहां पर भी काम कर रहा है, या फिर आप ऐसा समझे कुंडली में कि जो वो जिस भी हाउस, सपोज 10th हाउस में, तो सही तरीके से जानता है कि अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, करियर में किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है। अगर वो कहीं ना कहीं तो मैनेजर है तो वो सही तरीके से जानता है कि कैसे मुझे लीड करना है। और देखिए, राजा जिस पर भरोसा करता है वो है राहु, उसके स्किल सेट पर। तो क्यों? क्योंकि राहु में बिग ड्रीम या किसी भी तरीके से अपने गोल को प्राप्त करने की क्षमता है और स्ट्रैटेजी मेकिंग की एबिलिटी है, शत्रु को परास्त करने की क्षमता है। देखिए, दो प्रकार की ग्रुप है। पहला तो है सन का, जिसका प्रमुख रूप से सेनापति है मार्स। देन है सैटर्न का, जिसका आप सेनापति कह सकते हैं राहु को, या वीनस का, जिसका सेनापति आप राहु को भी कह सकते हैं। सैटर्न भी है, राहु भी। क्यों? क्योंकि राहु को वो क्वालिटी है कि कब कहा किस तरीके से फाइट करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी मेकिंग करनी है, इसलिए उसे मिनिस्टर ऑफ डेमोन्स कहा गया है। हाफ बॉडीड है, वो तो हम सब जानते हैं। राहु इज द टॉर्मेंटर ऑफ सन एंड मून, यानी कि जिसको देख कर ही सूर्य और चंद्रमा कांपते हैं वो है राहु। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्षमता क्या है। यानी राहु, सन और मून सिर्फ राहु को देखकर ही भयभीत होते हैं। तो उसमें वो क्षमता है राहु में कि अगर कोई पावरफुल है या कोई एस्टेब्लिश है तो उसे किस तरीके से पावर से खींचना है, उसे कैसे साइडलाइन करना है। दूसरा, सन इज द इमेज ऑफ पर्सन, देन इमेज को किस तरीके से खराब करना है वो भी राहु जानता है। देन मून, मून इज आल्सो मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, तो उससे राहु खराब कर। तो इसलिए जब भी कुंडली में सन राहु कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति के पास पावर होती है,
लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उस व्यक्ति को हमेशा डिफेम की संभावना बनी रहती, या वो जिस भी मार्ग से पैसा कमाता है कहीं ना कहीं तो उस मार्ग वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत लोगों के हित में नहीं रहता, या अनसेटिस्फाइड तरीके से उसने अर्निंग की होती है, जिस कारण उसे डिफेम भी मिल सकता है। देन राहु मून का कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये कुंडली में है तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहता है, रेस्टलेस रहता है, क्योंकि राहु मून को रेस्टलेस भी करता है बहुत सारी। देन राहु का नेक्स्ट है टेरिबल लुकिंग, यानी कि राहु दिखने में भयानक कहा गया है, तो इसलिए जब भी राहु की दशा या अंतरदशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में सडनली कुछ ऐसे टेरेबल इवेंट्स देखे जाते हैं, तो इसलिए राहु को टेरिबल लुकिंग भी कहा। देन डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, तो इसमें से एक बात समझिए कि जब भी राहु की दशा अंतरदशा आती है तब कहीं ना कहीं तो भगवान शिव जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, और उसमें भी ओम नमः शिवाय का जाप हो, लघु रुद्र का अभिषेक हो। हालांकि रेमेडीज आज का विषय नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से हम ये देख सकते हैं। देन किंग अमॉन्ग द प्लैनेट्स, प्लैनेट में राजा रानी के, देखिए राहु क्या है, राहु के माता पिता दोनों भी रॉयल फैमिली से बिलोंग थे, तो उसमें वो काबिलियत है कि वो लीडरशिप कर सकता है, वो राजा बन सकता है। बस एक ही है कि वो कहीं ना कहीं तो उसका एम अचीव करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, उसका पाथ सही नहीं होता, बस यही है। लेकिन किंग है, उसमें रॉयल एबिलिटीज है, तो जिस कारण आप देखिए कि जब भी राहु की दशा आरंभ होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो अथॉरिटी पोजीशन भी मिलती है। 10th हाउस में राहु हो, 6th हाउस में राहु हो, 11th हाउस में राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं तो किंग से, राजा से, या ऐसे व्यक्ति से संपर्क आते हैं, जिस कारण बहुत फायदा भी होता है, ऑफिस में लीडरशिप की पोजीशन मिलती है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देन इमॉर्टल बिकॉज ही हैज ड्रंक नेक्टर, तो राहु को इमॉर्टल कहा भी जाता है। देन राहु when he is feel happy when he is worshipped at night, यानी कि जब रात, क्योंकि राहु और सन का आपसी जमता नहीं है, तो जिस कारण राहु खुश होता है जब उसकी आराधना रात को की जाए, तो रात कहीं ना कहीं तो राहु से इंडिकेट होती है। देन डेथ फेयर भी देता है राहु। He resides in the heart of the Lord नीलकंठा। He made moon lust क्षमा जाता हूं, रेस्टलेस, और दूसरा उसमें लस्ट भी भरा हुआ है। तो जब भी राहु कहीं पर भी कुंडली में हो, किस भी भाव में, कहीं ना कहीं तो वो उस भाव के रिलेटेड मोह निर्माण अवश्य ही करता है। बहुत सारी चीजें हैं। देन राहु को कहा गया है टॉर्मेंट ऑफ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट को कहीं ना कहीं तो वो जिससे प्लैनेट घबराते हैं, आप ऐसा समझिए। तो जिस भी प्लैनेट के साथ राहु आता है कहीं ना कहीं तो वो प्लैनेट डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारकत्व डिस्टर्ब अवश्य ही हो जाता है। देन रेड आइज भी कहा जाता है और बिग बेलीड कहा जाता है, यानी कि जो सेटिस्फाई नहीं होता, बहुत कुछ मिलने के बाद भी जो सेटिस्फाई नहीं होता, वो है राहु। ऐसे नेम है राहु के जिसमें से मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, कि जिस कारण हम राहु को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। राहु को समझना वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्लैनेट ही ऐसा है कि जो पकड़ में नहीं आता, वो एस्ट्रोलॉजर के भी पकड़ में नहीं आता। तो राहु बिलीव करता है गोल अचीव करने में, अचीविंग गोल, चाहे कुछ भी हो, किस भी तरीके से मैं अपने गोल को हासिल करके ही रहूंगा, क्योंकि उसमें रॉयल एबिलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, मोह है, माया है, अपने आप को शीर्ष पर वो रखना चाहता। तो ये चीजें होने के कारण देन राहु डीप अटैचमेंट भी है। अब वो हम देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें वर्कआउट होती है। देन बिग थिंकिंग बिग है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, और
अगर इसे देखना है तो जैसे कि अगर आप ऐसा समझिए कि राहु 5th हाउस में है, पंचम भाव का राहु हमेशा एडिक्शन देता है। राहु है और ऐसा समझिए कि ये राहु है टॉरस में, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो डीप अटैच रहेगा टूवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टडी, देन डीप अटैच रहेगा पर्सन से। तो यहाँ पे पर्सन कौन है? एक तो है चाइल्ड, तो देन है रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत डीप अटैचमेंट रहेगी इसकी। देन चाइल्ड, जो भी चाइल्ड होगा इसका फर्स्ट चाइल्ड, उससे भी ये बहुत डीप अटैच रहेगा। लेकिन राहु का दूसरा ये भी एक नकारात्मक पहलू है कि राहु जिस भी व्यक्ति के लिए बहुत मन से कार्य करता है, बहुत लगन से कार्य करता है, लेकिन वही लोग उसको डिफेम भी करते हैं। यानी कि अगर ये चाइल्ड के लिए बहुत कुछ करेगा तो चाइल्ड डिफेम करेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बहुत कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं तो वही लोग इसे डिफेम भी करेंगे। अपने एजुकेशन कार्यकाल में अपने टीचर के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन टीचर ही इसे डिफेम करेंगे, तो ये भी है। दिन राहु चीटिंग भी करता है। सपोज कीजिए, ये एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 5th हाउस में राहु, तो क्या होगा कि ये व्यक्ति एग्जाम में, क्योंकि 5th हाउस इज एजुकेशन, तो एजुकेशन पीरियड में एग्जाम में ऐसे लोग चीटिंग करते, चीट करते, चीटिंग करके पास होते। अपने रिलेशनशिप में भी चीटिंग करते हैं ये लोग, संभावना बनी रहती है। लेकिन कब? जब यहाँ का राहु को अगर आपको देखना है तो दो तरीके से देखना पड़ता है। राहु की प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन राहु का डिस्पोजिटर बहुत ज्यादा मैटर करता है, देन नक्षत्र लॉर्ड। लेकिन इसमें भी डिस्पोजिटर और नक्षत्र लॉर्ड, इन दोनों को भी आपको सही तरीके से देखना पड़ता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर राहु के साथ वीनस है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग रिलेशनशिप में चीटिंग करते हैं। या फिर राहु का डिस्पोजिटर यहाँ पर 8th हाउस में प्लेस है या 12th हाउस में प्लेस है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं तो राहु क्या है? एडिक्शन है। तो डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण मल्टीपल पार्टनर्स इनके होते हैं। तो डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द डिस्पोजिटर एंड नक्षत्र। सपोज कीजिए कि इस राहु का नक्षत्र लॉर्ड 7th हाउस में, तो ऐसे लोगों की एडिक्शन ही बन जाती। ये राहु का डिस्पोजिटर 12th हाउस में अगर है तो ये कहीं ना कहीं तो एडिक्शन दो तरीके की देता है। एक तो सेक्सुअल डिजायर्स जाता है, लेकिन अल्कोहलिक एडिक्शन भी देता है, स्मोकिंग का एडिक्शन भी देता है, ट्रैवलिंग का भी दे सकता है। लेकिन ट्रैवलिंग का एडिक्शन हम अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एडिक्शन अवश्य ही देता है। लेकिन अगर ये राहु सपोज कीजिए कि यहां पर है और यहां पर वो मार्स के साथ है, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन टेरिबल कॉम्बिनेशन, टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन, जो कहा था हमने यहां से, लुकिंग टेरिफाइंग। ओके, तो कहीं ना कहीं तो अब ये रिलेशनशिप जो है इनकी, ये खतरनाक मोड़ ले सकती है। ब्रेकअप्स होगी, लेकिन बहुत गलत तरीके से होगी, जिस कारण फाइटिंग भी होगी, बहुत गलत इवेंट भी हो सकते, स्टडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, इन्हीं सब चीजों को अगर आपको देखना है तो अचीविंग बिग गोल या सब ये सब चीजें। अब हम थोड़ा हाउस वाइज देखते हैं। देखिए, राहु को हमेशा फेवरेबल हाउसेस जो बताए गए हैं वो है 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और देन 3rd हाउस, क्योंकि ये उपचय भाव है। तो इनमें राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी गई है। लेकिन अनुभव के अनुसार ये बहुत बुकिश रूल है, इसे एज इट इज लेना भी एनालिसिस के लिए सही नहीं होगा। तो राहु का, इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको राहु का डिस्पोजिटर भी देखना होगा और नक्षत्र लॉर्ड भी देखना होगा, तब आप इसे सही तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि 6th हाउस में राहु है, तो इसे अच्छा क्यों कहा गया है? क्योंकि 6th हाउस में राहु विजय ध्वज कहा गया, यानी कि शत्रु को नेस्तनाबूद कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की क्षमता है, उसमें रॉयल क्वालिटी है, एबिलिटी टू लीड, कमांड, ये सब चीजें हैं।
तो वो अपने गोल को पाने के लिए अपने शत्रु के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी मेकिंग से विजय को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, जिसे हम स्ट्रैटेजी मेकिंग कहते हैं। तो राहु षष्ठ भाव में होना और उसका डिस्पोजिटर या फिर नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं तो 8th हाउस में या 3rd हाउस में अगर है तो ये खाली योग बन जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रैटेजी मेकिंग से शत्रु को बहुत अच्छी तरीके से परास्त करते हैं, हमेशा ये कंपटीशन में जीतते हैं या आगे रहते हैं। लेकिन खाली योग यानी कि इनकी जो मेथड होती है वो दूसरों को नुकसानदायक, बहुत सीधा साधा ये नहीं सोचते। हाँ, लोग शत्रु को पराजित करने के लिए ये करना आवश्यक होता है, ये इनको लगता है अगर ये कहीं ना कहीं तो 8th या 3rd हाउस से कनेक्टेड है तो। लेकिन अगर ये राहु यहां पर है और इसका डिस्पोजिटर या फिर नक्षत्र लॉर्ड 6th हाउस में है, 3rd हाउस में या 12th हाउस में, तो ये राहु नुकसान कारक भी है। ये इंजुरीज को देता है, हेल्थ प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से देता है। लेकिन एक बात को समझिए कि यहाँ का राहु मटेरियलिस्टिक गेन देता है, कंपटीशन में आगे देता है, लेकिन हेल्थ वाइज और पर्सनल कुछ जीवन में घटना ये सही तरीके से ये नहीं देता है। कैसे? अगर ये आप समझ सकते हैं कंजंक्शन या कुछ जैसे कि यहां पर हो राहु मार्स, तो ये शत्रु को परास्त करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, शत्रु इसके आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। हेल्थ में ये होगा कि इनिशियली ये रोग को, होने वाले रोगों को मिटा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये क्रोनिक डिसीज का भी कॉम्बिनेशन है। तो लाइफ के आखिरी दिन मतलब आखिरी साल आफ्टर 50 ये कॉम्बिनेशन उतना बेहतर नहीं है। अगर इसमें राहु की दशा आई, मार्स की दशा आई तो प्रॉब्लम होते। लेकिन दूसरा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के राहु के लिए कि लग्न लॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लग्न लॉर्ड सही है तो ये राहु फल अच्छा देता। देन ये राहु अगर मार्स के साथ है तो ये प्रॉपर्टी के इश्यूज देते हैं, प्रॉपर्टी के कारण भाई के साथ फाइट होती है, लॉ के इश्यूज होते हैं। देन ये कॉम्बिनेशन भाई के साथ संघर्ष को दिखाता है, भाई के साथ कंपटीशन को दिखाता है और संबंध अच्छे नहीं होते। अगर ये नहीं है तो भाई को 100% स्ट्रगल होगा, या भाई के कारण इस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल की संभावना बनी रहती है। इस तरीके से राहु को, 6th हाउस के राहु को देखना पड़ता है। जस्ट आप पॉजिटिव से ऐसे ही नहीं ले सकते। सपोज कीजिए राहु वीनस कॉम्बिनेशन, ये आदमी को बहुत लस्ट देता है, एडिक्शन देता है, अल्कोहलिक बना सकता है, एडिक्शन देता है, डिजायर्स बहुत ज्यादा देता है, मल्टीपल पार्टनर्स की संभावना बनी रहती है, धन का वेस्टेज होता है, धन आता है लेकिन वेस्टेज बना रहता है, डिफेम हो सकता है ड्यू टू द वुमेन्स। अगर ये इसका नक्षत्र लॉर्ड या डिस्पोजिटर 8th हाउस से 12th हाउस से कनेक्टेड है तो ये डेफिनेटली और ज्यादा ये चीजें बढ़ेगी। 7th हाउस से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। वही कॉम्बिनेशन अगर राहु और मून का है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो मेंटल डिस्टर्बेंस देते हैं, एंजाइटी देते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट सही नहीं रहता, मदर को स्ट्रगल देते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स बने रहते हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। ये कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को अंडर प्रेशर हमेशा रखता है। हाँ, ये कंपटीशन में या ऐसे शत्रु को लड़ते समय जीत सकता है, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। जैसे राहु और मर्क्यूरी नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम देता है, सिस्टर को प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर घर में कहीं ना कहीं तो किसी या बुआ को प्रॉब्लम रहते हैं, मामा जी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, चाइल्ड बर्थ में भी ये प्रॉब्लम करता है। तो
तो इस तरीके से हम सब चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देन अब से षष्ठ भाव हो गए। अब ये जो कॉम्बिनेशन, जैसे 10th हाउस में, 11th हाउस में या 3rd हाउस, 10th हाउस का राहु भी सही माना गया है, लेकिन 10th हाउस के राहु के लिए सिर्फ राहु का होना सही नहीं, उसके साथ साथ लग्न लॉर्ड का सही होना बहुत आवश्यक होता है। देन ही ये राहु सही वर्क कर सकता। अदरवाइज ये आदमी को हमेशा मिसलीड करता है करियर में, करियर सही डायरेक्शन में नहीं जाता अगर सैटर्न और लग्न लॉर्ड खराब है तो। देन इसका डिस्पोजिटर भी सही प्लेस होना चाहिए। राहु का डिस्पोजिटर 8th हाउस में है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल को बढ़ाएगा, आदमी को संघर्ष देगा। राहु के साथ साथ सैटर्न भी खराब है। सपोज सैटर्न की तो कंजंक्शन है या फिर 12th हाउस में सैटर्न है, तो ये कहीं ना कहीं तो बिजनेस से लॉसेस को इंडिकेट करता है, इनिशियल फेज में करियर में स्ट्रगल दिखाता है। लेकिन 10th हाउस में राहु और मार्स का होना अच्छा माना गया, इससे लीडरशिप भी देता है, मैनेजमेंट एबिलिटी देता है। देन ऐसे व्यक्ति मांडवली बादशाह भी कहते हैं, यानी कि जब भी कहीं दो पार्टी में झगड़ा होता है या कहीं पे अनबन होती है सोसाइटी में, तो ये लोग वहां पर जाकर उस झगड़े को मिटा सकते हैं, ओके, और सिचुएशन सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये डीलिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बढ़िया माना गया है। राहु 10th हाउस में लीडरशिप क्वालिटी देता है, बहुत बड़े सपने देता है, उस सपनों के पीछे इंसान को लगा के रखता है। लेकिन ये तभी सही हो सकता है जब ये इसका डिस्पोजिटर सही हो और लग्न लॉर्ड सही हो, तभी ये अच्छी तरीके से काम करेगा। अदरवाइज ये मिसलीड करेगा, बड़े सपने देगा, लेकिन उस सपनों के पीछे भागने के कारण ही ये व्यक्ति प्रॉब्लम में आए, सोचेगा नहीं कि कैसे किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ो, वो खुद नुकसान भी करवा के ले सकता है। राहु के साथ वीनस का 10th हाउस में होना, ये कॉम्बिनेशन आर्ट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, और होटल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है ये राहु। लेकिन कहीं ना कहीं तो अगर ये राहु 10th हाउस में है, तो इस व्यक्ति के जीवन में, करियर में ये बहुत सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत ही, मतलब कि इसे कुछ ना कुछ तो इधर उधर करना ही पड़ता है, तब ये आगे बढ़ सकता है। देन 11th हाउस का राहु सोशल सर्कल बहुत बड़ा देता है, डीप अटैचमेंट टूवर्ड्स द फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, नेटवर्क बनाता है, नए नए लोगों से रिश्ता बनवाता है। क्यों? क्योंकि इसे कुछ ना कुछ वहां से हासिल करना होता है, क्योंकि राहु इज लस्ट, और ये भी है कहीं ना कहीं तो ये सेल्फिश होता है। तो खुद के हित को प्राप्त करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए कौन से लोग मुझे सहायभूत हो सकते हैं, उनसे कांटेक्ट बनाना ये राहु करता है। देन कोई पर्टिकुलर मोटिव रखकर रिश्ते संबंध बनाना, ये राहु का कार्य है 11th हाउस का। लेकिन डेफिनेटली फायदा होता है जिस कारण राहु आगे बढ़ता है या व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, आगे जाता रहता है, बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है। यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन सही होता है, बहुत अच्छा माना गया है राहु के साथ। लेकिन यहाँ पे जैसे राहु मार्स, राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन, या फिर राहु सन, राहु मून का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से सोशल सर्कल में, जैसे राहु और सन का कॉम्बिनेशन, पॉलिटिशियन लोग या लीडरशिप क्वालिटी जिनके पास है, ऐसे लोगों से इसके संबंध बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति डिफेम भी होता है उस कारण, इसके पीठ पीछे सही से बातें नहीं की जाती, तो ऐसे होता है। तो पॉजिटिव भी कुछ चीजें, नकारात्मक भी कुछ चीजें हैं। सेम अगर 3rd हाउस में राहु है, तो अपने क्षमता को बहुत अच्छी तरीके से ये इम्प्लीमेंट करता है, बड़े सपने को देखना और उस सपनों के पीछे भागना, उसके लिए कुछ भी करना, ये कहीं ना कहीं तो इसे कैनवास मिल जाता है। लेकिन सिर्फ 3rd हाउस में राहु से ये कुछ नहीं होगा, उसके लिए लग्न लॉर्ड सही होना चाहिए,
10th लॉर्ड सही होना चाहिए, तभी ये चीजें एग्जैक्टली वर्क कर सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है सही तरीके से। अदरवाइज उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज को समझिए, ये लगता तो है ठीक, लेकिन इसका डिस्पोजिटर और नक्षत्र लॉर्ड को देखना बहुत आवश्यक है, और कब कहा कौन सी दशा है, किस तरीके से दशा है, ये भी देखना है। अगर अगर आप समझिए कि 9th हाउस में राहु, ओके 9th हाउस में राहु, तो ये डीप अटैचमेंट देता है टूवर्ड्स द फादर, देन डीप अटैचमेंट टूवर्ड्स द गुरु। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये अकेला राहु होना सही बात है, लेकिन उसके साथ अदर कॉम्बिनेशन अगर 9th हाउस में बन गए, सन हो, मून हो, मार्स हो, सैटर्न हो, तो ये पितृदोष भी होता है, और कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होते हैं टूवर्ड्स द फादर, गुरु और धर्म। यानी कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो रिलीजियस एक्टिविटी अगर करने जाता है, ये कॉम्बिनेशन है तो मार्स राहु, या तो फिर ये बहुत कट्टर होता है, या फिर अगर ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी करता है तो उसका कहीं ना कहीं तो उसे नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें। देन अगर आप देखेंगे राहु कहाँ पे गलत तरीके से बिहेव करता है, वो 5th हाउस में है। गलत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो अलग दिशा में, यानी कि एडिक्शन में लेके जाता है, या थोड़ा सा उसका माइंड डिस्टर्ब करता है उसे, कहीं ना कहीं तो ऐसा व्यक्ति पाथ से डिस्टर्ब होता है। 5th हाउस और 7th हाउस, खासतौर पर 5th हाउस हो, 7th हाउस हो, 8th हाउस हो और 12th हाउस, ये जो राहु है ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो लस्ट देता है, एडिक्शन भी दे सकता है। 8th हाउस, 12th हाउस, सपोज कीजिए कि 5th हाउस तो 7th हाउस में राहु और वीनस के नक्षत्र में है, या उसका डिस्पोजिटर 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति के पास लस्ट बहुत ज्यादा होता है, और उस लस्ट के कारण इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, या फिर वो गलत दिशा में जाता है, या ऐसा व्यक्ति को सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता, मोहित होता है हमेशा। दोस्त ऐसे मिलते हैं कि जिनको एडिक्शन, या स्त्रियों का एडिक्शन होता है। अगर ये सिर्फ राहु अकेला यहां पर है तो इट्स ओके, बट मतलब अगर वो वीनस के साथ तो डेफिनेटली इसमें ये फायर ऐड करेगा, यानी कि इसका डिजर्व और ज्यादा बढ़ेगा। मर्क्यूरी राहु कॉम्बिनेशन है तो ये कहीं ना कहीं तो अलग विचित्र वैचित्र सेक्सुअल डिजायर्स देता है। देन राहु और मार्स का यहाँ पर होना ये व्यक्ति को बहुत आक्रामक बनाता है, मैरिड लाइफ बहुत डिस्टरबेंस लेके आता है मैरिड लाइफ, और कहीं ना कहीं तो ये हार्म करते हैं लाइफ पार्टनर, रिलेशन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। अगर इसका डिस्पोजिटर 8th हाउस से, 12th हाउस से कनेक्टेड है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तो मैरिड लाइफ में सुखी तो नहीं रहते, लेकिन डाइवोर्स की तरफ जा सकता ड्यू टू द एक्स्ट्रा मैरिटल चीजों के कारण। तो ये सब चीजें, जैसे 5th हाउस में अगर राहु के बारे में दोष और 5th हाउस का बारे में देखा जाए, तो ये राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ का इस व्यक्ति को दोष है। अब मार्स का दोष होता है, मार्स क्या है, भाई है, मार्स क्या है, देन प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का डेफिनेटली इनको दोष होता है। भाई की प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में गलत तरीके से हासिल की होती है। दूसरा, इस व्यक्ति को राहु मार्स 5th हाउस में होने के कारण पास्ट लाइफ का, लव लाइफ का दोष होता है ड्यू टू द चाइल्ड बर्थ, यानी कि कहीं ना कहीं तो विदाउट मैरिज प्रेगनेंसी रखी होती है और अबॉर्शन किया होता है। राहु मार्स कॉम्बिनेशन, राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन 5th हाउस में, ये सब चीजें ये दिखाता है। देन राहु और सन का कॉम्बिनेशन और मून का कॉम्बिनेशन, ये पितृदोष को इंडिकेट करता है। तो इन चीजों का देखना चाहिए, और ये अगर, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट इनके दशा अंतरदशा में आपको देखने को मिलेगा।
राहु की महादशा में या राहु के अंतरा में, या मार्स की महादशा में मार्स के अंतरदशा में, ये सब चीजें हैं देखने को मिलती है। यही कॉम्बिनेशन 9th हाउस में राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं तो ये पितृदोष तो होता ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता भाग्य से, ना पिताजी से, ना ब्लेसिंग्स मिलती है सही तरीके से ऐसे व्यक्ति। देन 8th हाउस का जो राहु है वो कहीं ना कहीं तो चीटिंग एबिलिटी बहुत, क्योंकि राहु इज चीटिंग, तो 7th हाउस 5th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं तो ये नेचुरली स्वभाव उसका बाहर आ जाता राहु का, चीटिंग करके एंजॉय कर। और उनके लिए कुछ रूल, ऐसा कुछ खास रूल में बाउंडिंग होना ये इनको मंजूर नहीं होता। 8th हाउस का राहु सीक्रेसी भी बहुत ज्यादा निर्माण करता है, और अंडर द टेबल काम करना ये इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। 8th हाउस का राहु गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके की पैसा कमाने की मेथड आजमाना, ये सब अष्टम भाव का राहु देता है। अष्टम भाव का राहु स्पिरिचुअल भी बनाता है, लेकिन प्रैक्टिकल बनाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है व्यक्ति को। लेकिन ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में भी जाएगा ड्यू टू द मटेरियलिस्टिक गेन, जो भगवान पैसा देता है उसके पास जाते हैं। देन राहु 12th हाउस में ये एक साथ भोग और मोक्ष भी देता है, यानी कि ये लस्ट भी बहुत देता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ये आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस तरीके से है, इसका डिस्पोजिटर कहाँ पे, ये सब चीजें डिपेंड है। कि सपोज ये राहु अष्टम भाव में और इसका डिस्पोजिटर 11th हाउस में, तो ये अंडर द टेबल मनी देता है, मांडवली करने से पैसा देता है। एजेंट अगर ये व्यक्ति बन जाता है, यानी कि दो पार्टी का मिलान करना या दो पार्टी से पैसे कमाना, ये काम बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और बिना किसी हार्ड वर्क के इनको पैसा मिलता है। राहु का डिस्पोजिटर सेम 2nd हाउस में, तो पैसा मिलता है, लेकिन पैसे की दिक्कत भी बहुत बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तो एक साथ बड़ा पैसा खो सकते हैं, या किसी मोह में जाकर कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, जिस कारण इनका पैसा जा भी सकता है। 12th हाउस में तो भी लॉसेस करवा सकता है डिस्पोजिट। अगर राहु 12th हाउस में है तो ये बेडरूम लाइफ में व्यक्ति को लस्ट बहुत देता है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है। तो ये वर्क कैसे, अगर राहु का लॉर्ड लग्न में है तो ये दोनों चीजें देता है। अगर अगर राहु का डिस्पोजिटर या नक्षत्र लॉर्ड 7th में, जो 12th हाउस में राहु, उसका डिस्पोजिटर या नक्षत्र लॉर्ड 7th हाउस में है, तो डेफिनेटली ये लस्ट ही ज्यादा देगा ऐसे व्यक्ति को। अगर इसका डिस्पोजिटर 5th हाउस में, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो इनको एक टेंडेंसी बन जाती है, इनको आनंद मिलता है चीटिंग करके मल्टीपल रिलेशनशिप को करना या आगे बढ़ाना। जैसे राहु का डिस्पोजिटर वीनस हो, मर्क्यूरी हो, जुपिटर और 5th हाउस में, खासतौर पर वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न हो, तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसी इस तरीके से राहु के मतलब जो एडिक्शन है, अब 12th हाउस जो है वो एडिक्शन भी देता है। तो यहां पर राहु के साथ ज्यादा प्लैनेट होना, जैसे राहु, वीनस, राहु, सन होना या मून होना, तो ये एडिक्शन देता है, एडिक्टिव बनाता है व्यक्ति को, और ये समझ में नहीं आता, जिस कारण ये अपना पैसा भी खो देता है, मनी भी खो देता है। जब तक ये फॉरेन से, परदेश से अटैच नहीं रहेगा, तब तक जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें नहीं घटित होती है इन लोगों की, जिनका राहु 12th हाउस में, इनके खास तौर। देन अगर धन के बारे में देखा जाए तो 2nd हाउस में राहु और 11th हाउस में राहु, अकेला राहु ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर इसका डिस्पोजिटर या नक्षत्र 8th हाउस से 12th हाउस से कनेक्टेड है या 6th हाउस से, तो ये डेप्थ देता है, कर्जा देता है। दूसरा, ये पैसों की दिक्कत भी देता है और लॉसेस, बड़े बड़े लॉसेस भी करवाता है अपने दशा अंतरदशा। सपोज 12th हाउस में है राहु और उसका डिस्पोजिटर है अष्टम भाव में, सपोज है वीनस, तो ये क्या करवाएगा, सपोज वीनस की दशा आई या फिर राहु की अंतरदशा आई, तो ये पैसों के मामले में दिक्कत देगा। एक तो इसके पास पैसा आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां पे इसका मनी ब्लॉक हो जाए, या फिर एडिक्शन के ऊपर पैसा खर्च करेगा, गुप्त तरीके से पैसा खर्च करेगा,
गुप्त तरीके से पैसा कमाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी ये डिपेंड है कि किस तरह, कहाँ पे, किस तरीके से ये राहु का प्लेसमेंट है डिस्पोजिटर और नक्षत्र में। दूसरा, इन ये किस तरीके से प्लेस है। 11th हाउस में राहु अच्छा होता है। ये 11th हाउस का राहु की जो रिजल्ट है वो अच्छे पाए गए हैं, लेकिन अगर इसका डिस्पोजिटर सही तो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दे। अब दिन राहु राजयोग कब बना? देखिए, राहु राजयोग बनाता है जब राहु अगर 9th लॉर्ड के साथ हो, 5th लॉर्ड के साथ अगर 2nd हाउस 11th हाउस केंद्र में हो तो राजयोग बनाता है, या फिर 10th हाउस और 1st हाउस में हो तो ये राजयोग बनाता है। अब ये राजयोग उसे करियर वाइज भी आगे ले जाते हैं और फाइनेंशियल वाइज भी आगे ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5th लॉर्ड है सन, और 10th हाउस में सन प्लस राहु का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो ये राजयोग बनवाता है। अब ये राजयोग इस व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी देंगे, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाएंगे, या फिर ऑफिस या कहीं पर ये जॉब कर रहा है तो वहां पे इसे ऑथोरिटी पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी देंगे। इस तरीके से वो बूस्ट करे कि देन अगर ये सन और राहु, सपोज कीजिए राहु यहां पर है और वो 9th लॉर्ड जुपिटर के साथ है, तो इट्स आल्सो राजयोग। तो ये राजयोग में क्या करेगा? फाइनेंशियल बूस्ट देगा। लेकिन फिर भी ये राजयोग है, लेकिन फिर भी ये चाइल्ड के लिए सही नहीं है। तो राजयोग के साथ साथ, मैंने पिछला वाला वीडियो देखिए, राजयोग के साथ साथ नकारात्मक चीजें भी आ सकती। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है राहु को समझने के लिए। और दूसरा सबसे जो एक कॉम्बिनेशन है राहु और जुपिटर का, राहु प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन जिसे चांडाल योग कहा गया है। देखिए, इसे समझने के लिए दो चीजें समझिए। राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन खास तौर पर 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जा गया है रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोग्रेस। लेकिन राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं पर भी हो, वो चाइल्ड में दिक्कत देता ही है, जुपिटर के कारकत्व में दिक्कत देता ही है। ऐसे लोग ज्ञान लालसी होते हैं। जैसे राहु लालसा देता है तो जुपिटर उसके साथ होने के कारण उसे ज्ञान की लालसा बहुत होती है, लेकिन ये चीटिंग भी देता है। तो ज्ञान मिलते समय या लेते समय ये चीटिंग करते। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो चाइल्ड के लिए सही नहीं है। अगर चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है लेकिन नहीं आई तो आगे जाकर अपने कहीं ना कहीं संतान से दूर रहना पड़ता है, या संतान दूर रहता है, या फिर संतान के साथ जमती नहीं, या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसी दिक्कतें देखी गई है। लेकिन फाइनेंशियल गेन के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा, लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन बेसिकली ये रिजल्ट देता है। लेकिन जब भी राहु की दशा आती है या जुपिटर की, ये कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल थोड़ा बहुत दिक्कत देता है और चाइल्ड को दिक्कत देता है। ओके। और दूसरा, ये डिफेम का भी कॉम्बिनेशन है ड्यू टू द वुमन। अगर ये 7th हाउस में है, 5th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं तो गर्लफ्रेंड या वुमन के कारण डिफेम होना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से चीजों को आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है राहु सैगिटेरियस। देखिए, राहु सैगिटेरियस बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। सैगिटेरियस का राहु, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी सही रिजल्ट नहीं देता। 9th हाउस में सैगिटेरियस का राहु होना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये पितृदोष तो है ही, लेकिन इस व्यक्ति का जो फैमिली ट्रेडिशन है उसमें कहीं ना कहीं तो आध्यात्मिक दोष छुपा हुआ होता है। 7th हाउस में सैगिटेरियस में राहु बहुत लस्ट देता है और गलत रिलेशंस देता है, गलत तरीके से गलत व्यक्ति से रिलेशनशिप देता है। 5th हाउस में भी वही प्रकार है। ये एजुकेशन में दिक्कत देगा, एजुकेशन कंप्लीट होने में दिक्कत देगा, डिस्टरबेंस करेगा। ये व्यक्ति एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं तो एजुकेशन ही इसके लिए दिक्कत बन जाती है। अगर ये रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, तो वही लव रिलेशन इसके लिए दिक्कत बन जाए।
गलत व्यक्ति से इनके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। फोर्थ हाउस में राहु है तो ये वास्तु दोष देगा, घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दोष इनके वास्तु में छुपा हुआ हो, और खास तौर पर रिलीजियस दोष हो। सेकंड हाउस का राहु, ये घर का या फैमिली हिस्ट्री फाइनेंस रिलेटेड सही नहीं होती, फोर फादर की या कहीं ना कहीं तो फैमिली में फाइनेंशियल चीटिंग की हिस्ट्री होती है। अगर लग्न भाव में राहु है तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ऐसे नहीं कि दिखेगी ही, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है। ये मेंटली डिस्टर्बेंस होते हैं, या फिर इनका बिहेवियर ये कुछ अलग तरीके से होता है, और ये नास्तिक होते हैं। अगर है भी रिलीजियस तो भी ये सही तरीके से रिलीजन को फॉलो नहीं कर। 11th हाउस में राहु है सैगिटेरियस का, तो ये दोस्तों के कारण दिक्कत में लाता है, या दोस्तों को दिक्कत में लाता है इस व्यक्ति के कारण। 12th हाउस का सैगिटेरियस का राहु एडिक्शन देता है, सही नहीं होता। 8th हाउस का राहु भी एडिक्शन देता है, गलत रिश्ते देता है, छुपे हुए रिश्ते देता है, पैसों में ये दिक्कत करता है, पैसा गलत मार्ग से लाना आना के पीछे ये लोग बहुत भागते हैं, भागते ही रहते। तो इस तरीके से है। देन अगर राहु की महादशा अंतरदशा के बारे में अगर बोला जाए तो देखिए सिंपल है, राहु जहां पर भी हो तो आपको अगर देखना है राहु की दशा अंतरदशा कैसी जाने वाली, तो उसका डिस्पोजिटर देखिए। अगर वो कहीं ना कहीं तो 8th हाउस से कनेक्टेड है, 12th हाउस से कनेक्टेड है, या 6th हाउस से कनेक्टेड है, तो प्रॉब्लम अवश्य ही बढ़ने वाले हैं उस दशा अंतरदशा में। अगर उसका डिस्पोजिटर 10th हाउस में है, 9th हाउस में, 11th हाउस में, तो फाइनेंशियल ग्रो होने वाला है वो व्यक्ति। सेकंड हाउस में तो फाइनेंशियल ग्रोइंग डेफिनेटली होने वाले। लेकिन अगर राहु ही खुद 8th में और 12th में और उसका डिस्पोजिटर सेकंड हाउस में, तो भी फाइनेंशियल दिक्कत आएगी। लेकिन राहु की महादशा और अंतरदशा, राहु की महादशा वैसे देखा जाए तो उतनी बेहतर नहीं जाती है, लेकिन कब जा सकती है देखिए। राहु 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में जब भी राहु होता है, तब राहु की महादशा बहुत अच्छी जाती है। और उसका डिस्पोजिटर सही से प्लेस हो 9th हाउस में, 5th हाउस में, 2nd हाउस में, 10th हाउस में, 11th में, तो ये राहु की महादशा बहुत अच्छी जा सकती है। लेकिन अगर यही उसका डिस्पोजिटर, सपोज कीजिए 6th हाउस में राहु और उसका डिस्पोजिटर या नक्षत्र लॉर्ड 8th में है, 12th में है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक जाएगी, स्ट्रगल लाएगी इस व्यक्ति को। ओके, लेकिन 5th हाउस में राहु और 7th हाउस में राहु ये लस्ट को दे सकता है, और कहीं ना कहीं तो अगर इसके साथ वीनस मार्स एक कॉम्बिनेशन है तो ये डिस्टरबेंस करवाता है पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में। पहले राहु की महादशा या अंतरदशा देखने के लिए राहु के साथ पहला देखिए कि राहु का डिस्पोजिटर कहाँ पे, देन नक्षत्र लॉर्ड को देखिए, देन चेक कीजिए कि उसके साथ कौन सा प्लैनेट है। अगर राहु के साथ मार्स है, सैटर्न है, तो ये दिक्कत करने वाली दशा जा सकती है। सन हो, मून हो तो दिक्कत करेगा, या तो सन को करेगा, यानी कि अगर राहु और सन कॉम्बिनेशन है, सपोज कीजिए कि 10th हाउस राहु और सन कॉम्बिनेशन, सन प्लस राहु कॉम्बिनेशन 10th हाउस, तो ये कॉम्बिनेशन ये इस व्यक्ति को बेसिकली लीडरशिप तो देता है, लेकिन अगर राहु की महादशा है तो उस वक्त इसे लीडरशिप देगा, पोजीशन देगा, लेकिन डिफेम भी देगा पोजीशन देने के बाद। देन ये पिताजी को प्रॉब्लम करता है, इमेज को प्रॉब्लम करेगा। अगर इसका डिस्पोजिटर 8th हाउस में है तो ये ज्यादा दिक्कत होगी, नेक्स्ट लेवल की दिक्कत होगी। इसीलिए इस तरीके से लेकिन वही राहु सपोज कीजिए 9th लॉर्ड के साथ है अपनी दशा अंतरदशा में, या 5th लॉर्ड के साथ है, तो इट्स गुड, अच्छा कॉम्बिनेशन जा सकता, अच्छे तरीके से जा सकते हैं। लेकिन मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो पूरा प्रैक्टिकल है, जो भी आजमाया है, देखा है। अब राहु की महादशा में खास तौर पर मार्स की अंतरदशा अच्छी नहीं जाती, सैटर्न की अंतरदशा अच्छी नहीं जाती, और वीनस की भी उतनी खास नहीं जाती। वीनस की अंतरदशा को सही तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। मार्स दिक्कत देती है और सैटर्न भी स्ट्रगल देता है।
सन और मून को अच्छी पोजीशन वाइज देखना पड़ता है, लेकिन किसी भी प्लैनेट की महादशा में राहु की अंतर्दशा ठीक नहीं जाती, क्योंकि सडन इवेंट होते हैं, अचानक से कुछ ऐसे इवेंट होते हैं कि व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। अगर सपोज कीजिए कि सैटर्न की महादशा चल रही है और ठीक उसी वक्त सैटर्न सपोज कीजिए कि 5th हाउस में है और राहु के अंतर्दशा है और राहु 8th हाउस में, तो ये दिक्कत करेगा। लेकिन यही राहु अगर 10th हाउस में है तो कहीं ना कहीं तो ये करियर में दिक्कत देगा, करियर में सडन इवेंट हो जाएंगे कि जिस कारण ये व्यक्ति करियर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। अगर इसका डिस्पोजिटर सही है 11th हाउस में, 2nd हाउस में, तो ये जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है वो सिचुएशन ठीक होगी, गेन भी होगा। लेकिन डिस्टर्बेंस शुरुआत में होता है, जैसे ही राहु की अंतर्दशा शुरू होती, इवेंट्स ट्रिगर होते, क्विक इवेंट ट्रिगर होते राहु के अंतर्दशा। राहु अष्टम भाव में 12th हाउस में, और उसकी दशा अंतर्दशा खराब ही जाएगी, अच्छी नहीं, मतलब डिफिकल्टीज आती। अब ये एनालिसिस करना पड़ता है कि उसका लॉ, उसके लिए आपको क्या देखना है, सिंपली उसका डिस्पोजिटर, नक्षत्र लॉर्ड और कंजंक्शन देखिए, उसके साथ कौन सा लॉर्ड है वो देखिए। क्या राहु के साथ लग्न लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, तो राहु की दशा अच्छी जा सकती। लेकिन उस हाउस के कारकत्व डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। जैसे कि 11th हाउस में राहु है और राहु के साथ है सपोज कीजिए कि जुपिटर, तो ये दशा फाइनेंशियल गेन देगी, लेकिन दोस्तों के साथ संबंध खराब करेगी, या दोस्त गलत तरीके से इसे ट्रीट करेंगे, या गलत लोगों से दोस्ती हो सकती है जो कि आगे जाके इसे प्रॉब्लम में लाएंगे। दोस्त गलत एडवाइस देंगे, क्योंकि जुपिटर इज एडवाइस और राहु के साथ होने के कारण गलत एडवाइस। तो इस तरीके से चीजों को देखना पड़ता है। देन राहु को कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, डीप अटैचमेंट है, तो जहां पर भी राहु हो, राहु डीप अटैचमेंट देता है उस भाव के संदर्भ में, और कहीं ना कहीं तो उस व्यक्ति से बहुत गंभीर रिश्ता बना के रखना चाहता है राहु, और जिसके कारण ही प्रॉब्लम आते हैं अगर ये राहु 8th हाउस से और 12th हाउस से कनेक्टेड है तो। तो इस तरीके से राहु के बारे में हमने देखा, एक छोटा, मैंने बहुत कम टाइम में, क्योंकि जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।